बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। बेहतर प्लानिंग के साथ निकलेंगे ये कहना है जनाब इमरान खान का, और रूलिंग का इंतजार कर रहे थे। रूलिंग हासिल करने के लिए जो दरख्वास्त उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उस पर एतराज़ लग गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि ऑलरेडी ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उस पर अहकामात जारी हो चुके हैं। आज वो फैसला भी आ गया, उसके अंदर डिसेंटिंग नोट भी है जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब का, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने इस जजमेंट को, इस ऑर्डर को ऑथर किया है। इसके अंदर जहां एहतजाज करने वालों के लिए कुछ है, वहाँ पर एग्जेक्टिव के पास भी कुछ इख्तियारात हैं, और ख़ास तौर पर अगर पैरा 10 को आप पढ़े तो एक जगह पर ये लगता है कि स्पेस क्रिएट की गई है हुकूमत के लिए भी। अदालत ने जहाँ पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, जिस तरह जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपने उस डिसेंटिंग नोट में बताया है कि वाज़े एविडेंस मौजूद है कि जनाब इमरान खान ने बहसीत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्लाउट किया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को। वहाँ पर अदालत ने एविडेंस मांगा है और 7 सवालात पूछ लिए हैं इससे रिलेटेड एग्जेक्टिव से, मुख्तलिफ इदारों से, उनके सरबराहान से। यकीनी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर वो जवाब सामने आएगा जो कि इदारे देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का रिजॉल्व अपनी जगह मौजूद है, वो चाहते हैं कि वो एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद आएँ, अपना एहतजाज रजिस्टर कराएँ, और मुतालबा उनका एक है, और वो ये है कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे हुकूमत और असम्बलीज डिज़ोल्व करे। फवाद चौधरी साहब जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने फरमाया है कि एक सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असम्बलियों में आ सकती है अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाए। एक बड़ा ही अनइम्प्रेसिव शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से। उस मार्च के अंदर शिरकत के लिए जो लोग आए, उनमें से एक फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जो काफिला था वो भी कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था, और जो अंदर की खबरें हैं वो ये भी हैं कि इमरान खान साहब खासे नाराज़ भी हैं मुतअद्दिद लोगों से। कुछ ऐसे लोगों से भी नाराज़ हैं जो कि मार्च ख़त्म होने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाकर आराम कर रहे थे। बहरहाल सियासत चल रही है, और क्या आज के इस फैसले के बाद इमरान खान साहब खुश होंगे, या उनको ये लगेगा कि नहीं, इसमें एग्जेक्टिव के पास, हुकूमत के पास ज़्यादा इख्तियार है और एक दफ़ा फिर एग्जेक्टिव रोक सकती है, हुकूमत रोक सकती है इस मार्च को, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सियासी अज़म जनाब इमरान खान का मौजूद है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मरकज़ी रहनुमा है JUIF के और सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, लिहाजा उनका इनपुट बहुत वैल्यूएबल होगा। हमारे और आपके हर दिल अजीज़ जनाब इरशाद भट्टी साहब, द वन एंड ओनली, हमारे साथ मौजूद है। मुझे उम्मीद है भट्टी साहब इस तारुफ से मुतमईन हो गए होंगे, अगर नहीं तो उनकी शान में मज़ीद कसीदा पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार होगा जो मेरे पास आज इतना ज़्यादा है नहीं। मैं सबसे पहले ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा तलाल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, फिर फैसला तो आ गया, तो जनाब ने अब मौका देना है इमरान खान साहब को। देखिए, अदालत ने भी तयन कर दिया, कुछ स्पेस आपको मिल गई, कुछ इमरान खान साहब को मिल गई, तो ज़रा अफहाम तफहीम से चलें, उन्हें एहतजाज दें। वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं, और अब भी वो कह रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, और आपने देख लिया राना साहब ट्वीट्स कर रहे हैं कि आगे दिखाओ, मैं लग पता जाएगा तुम लोगों को, बैरियर क्रॉस करके दिखाओ, लग पता जाएगा। तो आप लोग भी स्पेस क्रिएट करें। बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं हुकूमत की जानिब से। देखिए, रियासत और हुकूमत नाम ही इसी चीज़ का है कि किसी भी गैर आइनी और गैर हुकूमत जो कि ऐसा कोई इकदाम हो जो गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, उसमें इतनी ताकत हो कि वो रोक सके। और जिन लोगों ने हलफ लिए हुए हैं, ओहदे लिए, उनका तो फर्ज बनता है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में आग लग रही हो तो हम देखते रहें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के सिपाहियों को सीधी गोलियां मारी जा रही हो तो रियासत बैठी देखती रहे। जो आपका एहतजाज का हक है उसको कौन तस्लीम नहीं करता, मगर एहतजाज के लिए भी कानून में तरीकाकार दिया गया है, और उस तरीकाकार को पर अमल करें, अपने जगह का तयन करें। हम सिक्योरिटी भी देंगे। आपके पास ये PTI के पास अगले 500 दिन है, 126 दिन नहीं है, बल्कि 126 को 3 से ज़रब दे ले, कोई 450 दिन के करीब अभी भी पड़ा है। अगली हुकूमत आए, बैठे, जो दिल करता उनका करें, मगर ये इस तरह नहीं हो सकता कि जोर से, धमकी से, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करें और कहें जी मैं रूलिंग लेकर आऊंगा, और फिर आप डिक्टेट करें। सब इतना ओवर कॉन्फिडेंस, साहब इतना ओवर कॉन्फिडेंस जनाब का कि कोई 150 भी नहीं, मतलब कोई 500 दिन आपने बना दिए, यानी अगली टर्म भी आपने बना दी, तकरीबन वो आपके खाते में डल गई। इतना जनाब को जोम है। नहीं, देखिए ना, मैंने गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, एक तो टर्म पड़ी है अगले अगस्त तक, उसमें तकरीबन
इतने दिन बन जाते हैं तकरीबन 500 के करीब। और अगली टर्म तो यकीनन अब कौम ये तो नहीं हो सकता कि वोट दोबारा देगी इमरान खान को कि वो बुजदार पाकिस्तान पे नाफज कर दे, वो इमरान खान देगी कि ना कश्मीर रहे ना गरीब की रोटी रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और बड़ा मेरे पास क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अहम मौका भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया तौहीन अदालत के बारे में। एक जज साहब ने नोट भी लिखा है, मैं तौहीन अदालत की इस वक्त सजा भुगत रहा हूं, और मेरा आज भी कहना है कि मैं समझता हूं कि साकिब निसार ने 100 मोटो लेकर मेरे खिलाफ जो इनिशिएट किया था तौहीन अदालत, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मगर उसके बावजूद अपने तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह, लेकिन अदालत की इज्जत की खातर आज भी भुगत रहा हूं सजा। अगर मुझे ये बताइए, मैंने तो चंद अल्फाज कह गए, 3 किस्म की तौहीन अदालत होती है। एक होती फेस ऑफ द कोर्ट, एक है उसका कोई हुक्म दे उसको ना माना जाए, और एक है आप मिलाइन करें। मिलाइन दुनिया में ये तीसरी किस्म की कमजोर किस्म की तौहीन अदालत है, ये दुनिया में खत्म हो चुकी है। मैं उसमें सजा याफ्ता हूं जो सबसे कमतर तौहीन अदालत है। ये सबसे तकड़ी तौहीन अदालत ये है कि आप उसके हुक्म को वायलेट करें। मेरे इस वक्त वकील साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं इनका एहसानमंद हूँ इस वजह से भी कि ये शायद लोगों को ये नहीं पता कि ये वो आदमी है। मेरा केस उस वक्त बीबी आसमा के बाद कोई पाकिस्तान का बड़ा वकील लेने को तैयार नहीं था। इन्होंने मेरा केस लड़ा हुआ है, और इनको पता है कि मैं कितने कमजोर सी तौहीन अदालत का नोटिस। अच्छा, वो लेकिन अब आपकी किसका 100 मोटो? साकिब निसार का। साकिब निसार कौन था? एक मुतनाज़े जज था, उसके बावजूद हमने एहतरामन ये सजा भुगती है। यहां पर हुकूमत ने ये एक रिट डाली है, हुकूमत कह रही है कि ये वायलेट हुआ है, तौहीन अदालत हुई है, और ये सबके कैमरों के सामने हुई है। तो मेरा ख्याल है सेनेटर साहब भी हैं, और ये सीनियर वकील भी हैं, साबिक सदर बार भी हैं। मेरा ख्याल है एज ए वकील जरा पूछ लें। नहीं, मैं बिल्कुल, और मैं एक बात कहूंगा, इसीलिए एक बात मुनीब साहब जी, मुनीब साहब एक बात देखिए, इमरान खान क्या कहते हैं, मैं तो वही क्या चाह रहा हूं। वो कहते हैं कि कौमें इसलिए तबाह हुई हैं कि कमजोर के लिए कोई और कानून और ताकतवर के लिए कोई और कानून। खान साहब लीडर है, मैं कारकुन हूं, कारकुन के लिए कोई और सजा हो आइन में, और जो कि और लीडरों के लिए हो ना, तो मेरा ख्याल है, मैं तो समझता हूं ये फिट केस है ट्रायल के लिए। और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है अपनी अदालत से, मैं अपने मुखालिफ को टेक्निकल नॉकआउट नहीं करना चाहता, मगर मैं अपने मुखालिफ का असल चेहरा कौम को दिखाना बिल्कुल चाहता हूं कि ये इदारों का एहतराम नहीं करता। आप ये चाहते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब ने बड़ा डायरेक्ट वायलेशन किया। मैं जरा फिर बड़ी साहब के पास भी आना, लेकिन मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सर फरमाइएगा, एक तो ये अदालत का फैसला आपने पढ़ लिया होगा, बीइंग अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको अंदाजा है फैसलों में अदालत, मौजूद अदालत रिस्ट्रेंट कब शो करती है। वो लगा भी, मैं भी एक वसीयत कानून के तालिब इल्म के, मुझे भी लगा कि रेस्ट्रेंट अदालत ने वाज़ेह तौर पर शो की है। 7 सवालात पूछ लिए, सवालात के जवाब तो हुकूमत ने ही देने हैं, हुकूमती इदारों ने देने हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, जिसका आप भी हिस्सा हैं, आपकी जमात हिस्सा है, आपको लगता है कि ज़रा टेम्परेचर को कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बड़े तगड़े वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनकी जानिब से भी, तो ये क्या तासुर दुरुस्त है? हुकूमत को भी थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए रेटरिक को? उसमें ऐसा है कि हुकूमत बड़े ठंडे मिजाज में थी, और खान साहब जो है उसमें ऊपर चढ़े जा रहे थे। तो फिर ये अल्टीमेटली ये सारा कुछ इस पे सोचा गया, और उस सोच के तहत जो है ना फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर आपने देखा कि खान साहब पीछे चले गए। तो ये मजबूरी थी। मैं क्योंकि इसमें कुछ मामलात में मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, बल्कि अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो मैं जिन चीज़ों में खुद शरीक रहा हूँ, उसमें मुझे पता है कि ये मजबूरी, जो कुछ किया गया मजबूरी किया गया, और इसमें कतन जो है वो ये हुकूमत का मिजाज नहीं था कि वो इस तरह से जो है ना वो करे, मगर मजबूर कर दिया गया हुकूमत को, और तब उसमें किया गया। हुकूमत अब भी जो है ना, अब भी हुकूमत, मैं इसमें ज़्यादा कि मैं नून का वर्कर नहीं हूँ, मैं JUI का वर्कर हूँ, जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मगर अब भी अगर खान साहब थोड़ा सा जो है ना वो रास्ता दें कि उनकी तरफ बढ़ा जाए,
तो हुकूमत उनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से हर मामले में तैयार है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट की तारीख कह रहे हैं, इलेक्शन की अनाउंसमेंट की तारीख हो गई है अगस्त 2023 और ये उन असम्बलियों की मुद्दत है या उससे पहले जो है ना वो एक तरीकाकार ये है कि किसी तरह से जिस तरह से खान साहब गए थे उसी तरह से अगर ये हुकूमत चली जाए, वरना जो है ना कोई माशवा इसकी और कोई तरीकाकार जो है ना इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये जिद भी जो है शायद ये जिद जो है पैदा की है वो भी खान साहब ने, क्योंकि उसमें इस हुकूमत की बहुत सारी पार्टियां जिसमें हमारी अपनी पार्टी भी शामिल थी, इसमें इस बात से तैयार थी कि जिसमें इलेक्शन का वक्त जो है ना वो पहले आ जाए, मगर वो ऑफेंड किया और ऑफेंड करने के नतीजे हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो जी ठीक है खान साहब आपने जो कुछ करना है, जितना जो आपने जो पहाड़ तोड़ना है वो तोड़ लाइए और इलेक्शन अपने वक्त में होंगे। और हम जो है ना पहले तो हम सख्त डिसीजन नहीं ले रहे थे, ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे थे कि जिसमें अवाम हमसे नाराज हो, पेट्रोल की कीमत या दूसरा, मगर अब हम सारा कुछ करने जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, कथा कलामी होगी सर, आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद हुकूमत के पास थोड़ा इख्तियार, उसमें स्पेस क्रिएट हुई है या बैलेंस्ड ऑर्डर है बड़ा जिसमें एहतजाज करने वालों का भी हक मौजूद है, हुकूमत के पास भी एक हक है जिसको अदालत ने एंडोर्स किया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं अगर खास हालात हों तो? देखिए ये हक जो है ये दस्तूर ने दिया हुआ है और मैं कौन होता हूँ कि उस दस्तूर के हक को डिनाई करूँ, और स्पेशली उस सूरत में जब हम ये खुद भी जो है ना ये इस तरह के एहतजाज करते रहे हैं। मगर जब हम एहतजाज करते रहे तो आपको भी याद होगा कि उसमें कोई एक गमला नहीं टूटा, कोई एक पत्ता नहीं टूटा, और जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इस हवाले से बनी थी वो पीटीआई गवर्नमेंट ने बनाई थी और हमने मिलकर बनाई थी, और हमको जो जगह दी गई थी और जो कुछ कहा गया था, जो कुछ हमने कोर्ट के सामने एग्री किया था, हमने उस पर अमल किया था। उसमें से मौलाना साहब उसमें से इससे बड़ा जुर्म था, इससे ज्यादा जो है ना वो चार्ज हो सकता था, और हम में से उसमें से किसी ने एक कदम आगे लाने की जरूरत महसूस नहीं की। हमने उसका एहतराम किया, कोर्ट ऑर्डर का एहतराम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे साथ तय किया था हमने उसका एहतराम किया, और उस एहतराम के नतीजे में बड़ा पुरअमन तौर पे वो मामला चला गया। ये जो खान साहब की ये जो पिटीशन थी जिसपे ये ऑर्डर आया, ये खान साहब की पिटीशन थी, बाबर अमान साहब खान साहब के वकील थे, और उसके बाद जो है ना वो ये कहना कि जो एक ऑर्डर पास हो गया कि जी आपने फलां जगह तक जाना है और हुकूमत ने रास्ते खोल दिए, और उसके बाद ये कहना कि नहीं हमने तो फलां जगह तक जाना है, और फिर कोर्ट का ये कहना कि मुमकिन है कि वो कम्युनिकेट ना हुआ हो। तो जब आपका वकील मौजूद होता है, जब आप खुद मौजूद होते हैं, यानी आपकी पिटीशन है, और आज के जो जराए हैं वो सोशल मीडिया के और बाकी मीडिया के, उसमें ये कहना कि कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब को कोई फेवर कुछ मिली है। अच्छा। मैं बसद एहतराम ये कह रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट से बहुत एहतराम है, मैं हमेशा जो मैं एक दायरे के अंदर रहता हूँ, मगर कम से कम मेरा अपना इम्प्रेशन यही है कि खान साहब को ये उस कंटेम्प्ट की बात बनती थी, और जब आप इस तरह से वायलेट कर दें ऑर्डर को और फिर आप उससे आगे निकल आए और कहें कि जी हमने उसी जगह तक जाना है जहां मैंने कहा था, तो उसके बाद भी इस तरह से बगैर एक्शन लिए, कम से कम उसको उनको बुलवा के उनको थोड़ा सा रेप्रीमांड तो कर लेते हैं ना कि ठीक है। वो इस्तेकाक तो वो यकीनी तौर पर वो इस्तेकाक अदालत का है, मौजूद अदालत ने रिस्ट्रेंट शो किया। बट भट्टी साहब, आपने फैसला भी पढ़ा है, जो डिबेट हुई है वो भी आपके सामने, मुस्लिम लीग नून का JUIFA का मौक़िफ़, JUIFA का मुआहदा भी बहरहाल आपकी भी नज़र से गुजरा होगा उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट था, आज भी रेडली अवेलेबल है, ख़ास किस्म के नकात डाले गए और श्योरिटी ली गई JUIFA की क़यादत से भी उस वक्त के क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा एहतजाज का भी। आज के हालात में आपको लगता है कि थोड़ा सा इससे बैलेंस क्रिएट हो गया है? इमरान खान साहब भी सोचेंगे, क्योंकि उनकी आज की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया, थोड़ा बैलेंस क्रिएट हुआ है, इमरान खान साहब भी सोचेंगे कि भाई पंजाबी में कहते हैं ना अन्ने वाह नहीं आ सकते और एहतजाज नहीं कर सकते, और हुकूमत को भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा? मुनीब भाई, इस सवाल के जवाब से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़रूर। पहली बात तो है तलाल भाई के कॉन्फिडेंस पे उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। पीटीआई के वज़ीर जो थे ना, वो भी हमें वक्फों में कहते थे, झुक के कहते थे कि भाई 2028 तक दा वज़ीर है और उसके बाद अब मैं आगे कुछ नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि तलाल भाई प्लीज़ साईं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई बात ना किया करें। अच्छा। इस पूरे लॉन्ग मार्च में, पूरे जलसे में या पूरे 3.5 साल में उन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया है? कोई पत्ता भी तोड़ा है उन्होंने कहीं?
कोई आज उनकी खट्टी खा रहे हैं आपके, यानी आज जो भी आएगा वो बेहतर ही होगा, तो उनको ना कहा करें, वो तो मोहसन है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इस हक में हूं जो तलाल भाई ने कहा कि कारकुन पकड़े जाते हैं, लीडर छूट जाते हैं। इदारों को मैं कहता हूं तनकीद हर बंदे का हक है, लेकिन इदारों की तहकीर, बेइज्जती, इंसल्ट किसी सूरत जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे जलाल चौधरी साहब पकड़े गए, दानियाल अजीज साहब पकड़े गए, निहाल हाशमी साहब पकड़े गए, मगर आप देखिए कि जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की एक टेप सामने आई थी जी। उसमें कुछ शहबाज शरीफ साहब को कोई सजा मिली। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें कारकुन सारे पकड़े गए, जो लीडरान थे जो कह रहे थे कीमे वाला नान खा के घर जाना, वो कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इमरान खान साहब भी शामिल कर ले। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, बुग़्ज़ो अनाज से भरे पड़े हैं जज, हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं जो आप हाँक दो, मेरे असास से अज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या है। अवामी अदालतें लग गई थी और तराजू आ गया था पिंडी में स्टेज पर, और साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप है। इससे आगे मैं नहीं जाता, तो एक खलाई का फैसले कहीं और से आते हैं, लेकिन लीडर को किसी को तौहीन अदालत में सजा नहीं, और मैं इस हक में हूं कि सब के लिए एक मयार होना चाहिए। अब आ जाइए इस पे कि मुझे ये बताइए कि आज मैंने फैसला पढ़ा, जस्टिस अफरीदी साहब का भी उसमें इख्तलाफी नोट भी पढ़ा और बाकी सारे जज साहबान का भी पढ़ा। इमरान खान साहब को वो बुलाना चाहते, उनको बुला भी लेते, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं ना, ये अदालत के सवाबदीदी इख्तियार है। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो शाराएं और सड़कें बंद करना ये तो जुर्म है ना, ये कानून इजाज़त नहीं देता ना, सारे कहते हैं। तो ये किसने बंद की थी शाराएं और सड़कें? 4 बयानात थे शेख रशीद साहब के, 2 बयानात थे कि हम आएंगे और डी चौक पहुंचेंगे इमरान खान साहब के। उन 6 बयानों को बुनियाद बनाकर आपने शाराएं सड़कें बंद कर दी, आपने चादर 4 दीवारी को पामाल तकद्दस पामाल कर दिया, आपने बिना वारंट मर्द एहलकार बेडरूमों में घुसा दिए, आपने खवातीन, बच्चों और बूढ़ों पर वो जुल्म तशद्दुद किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन, कानून, आज़ादी, इज़हार राय, इंसानी हकूक सब पामाल कर दिए और क्रैकडाउन की इंतहा कर दी। मैं राना साहब के साथ हूँ, मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन दे, रेड लाइन दे, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यार मैं घर में हूं अपने में, मुझे घर से उठाया जाता है, मुझे घर के दरवाजे पे मारा जाता है, मेरे घर में घुसा जाता है, यास्मीन राशिद के साथ बेइज्जती होती है, जैसे नासरा इकबाल की बेइज्जती होती है। इधर जियो में आपका शो करके मैं नीचे नहीं उतर पा रहा था, इतनी गैस थी इस दफ्तर में। तो इसमें ये कौन लोग थे यार? आप सारों ने इhtजाज किए, इस तरह ना करें, इस तरह रोके मत। रेड जोन इंपॉर्टेंट है कि बेडरूम इंपॉर्टेंट है? रेड जोन इंपॉर्टेंट है कि एक मेरी खातून की इज्जत और असमत इंपॉर्टेंट है? ठीक है। रेड जोन इंपॉर्टेंट है कि मेरे इंसानी हकूक इंपॉर्टेंट है? ना इस तरह करें, ये छोड़ दें कि आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ साहब होंगे, परसों शहबाज शरीफ साहब होंगे, तरसों तलाल साहब, परसों कामरान, बिल्कुल ठीक है, सारों के लिए एक रखें। और इस तरह आपको लगता है कि ये प्रीएम्प्टिव काम नहीं होना चाहिए? चौधरी साहब जरा ये बात तो भट्टी साहब की इसमें वजन है, वो आम शहरी भी ये कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने कहा कि अभी को हमने कुछ किया है था नहीं, पहले क्रैकडाउन, पकड़ दकड़, घरों पे छापे, रेड, ये नहीं होना चाहिए। इसको तो अदालत ने भी लिखा है, जारी बात है, ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसे डिनाउंस ही किया जाता है और इनफैक्ट इसको इस आइडिया को बड़ा खिलाफ रखा जाता है इसके बारे में। चल एक मिनट के लिए मैं ये तसव्वुर कर लेता हूँ कि कोई हुकूमत इकदाम ना करती और उस वक़्त अगर इस्लामाबाद को इसी तरह आग लग रही होती, शलवारें सुप्रीम कोर्ट पर लटक रही होती, पीटीवी और सरकारी बिल्डिंग्स पे कब्जे हो रहे होते, पार्लियामेंट पे हमला हो रहा होता, यहाँ का निज़ाम तहबाला होता, तो मुनीब साहब आप मेरे पे सवाल उठाते और अदालत भी मेरे पे सवाल उठाती। हुकूमत के हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहाँ है हुकूमत? और दूसरी एक और मेरी गुजारिश है, लॉन्ग मार्च, ये पिछले 3-4 लॉन्ग मार्च, JUIF का लॉन्ग मार्च ले लेते हैं, उसका ऐलान महीनों पहले हुआ और 2 दिन में तो मुनीब साहब, रहीम यार साहब, कराची कोयटे से किसी अकेले आदमी ने आना हो तो टिकट बुक करवा के अपना सामान का लिफाफा लेकर वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचता और पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च, और वो भी पता नहीं कितने महीने उन्होंने रहना था, और वो कैसे आ सकता था? ये सिर्फ एक शोबदाबाजी की गई और उसके अंदर था क्या? अब अगली बात, ना रोकते जिस सिपाही को जब सीधी गोली लगी है,
दाता दरबार के सामने गाड़ी के अंदर से असला निकला है, इनके ओहदेदार के घरों, वो उन्हीं बेडरूमों के अंदर से वो असला निकला है जो कि अफगानिस्तान को फतह करने के लिए भी या कश्मीर को भी इस्तेमाल ना हुआ हो। तो उसके बाद मुझे ये बताइए, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई हो, इन्होंने हमले किए हो, इन्होंने जो पिछले धरने में किया था, उसके बाद मैं क्या करूं? यानी हम तो इतनी सिर्फ अर्ज कर रहे हैं, और मैं भट्टी साहब की बात से सहमत हूं, एहतजाज होना चाहिए, बेडरूम का एहतराम होना चाहिए, खवातीन का एहतराम तो लाजम है हर सूरत। और उसके मेरी गुजारिश क्या है, आप एक दरखास्त देते, ठीक है, अब वहां से अटक से लेकर रहीम यार खान तक तो आप पंजाब हुकूमत से पूछा जाना था, सिंध से भी पूछना था, आपने बाकी एक दरखास्त देते, उसके बाद कहते यहां हमने बैठना है, ये हमारा सिक्योरिटी रूट है, ये हमारा काफिला है, आप आते, अभी भी आप आए, आइन कानून के दायरे में रह के आए। मगर एक बात, जो पीछे कुछ हुआ है, आग लगाने वालों को पकड़ेंगे, सिपाही के गोली मारने वालों को नहीं छोड़ेंगे, राइट। उसके बाद जितनी अमलाक को नुकसान हुआ उसका अजाला होगा। और एक और बात, तौहीन अदालत का जो इतना बड़ा मुजाहरा जो हुआ इस मुल्क के अंदर, मेरी दोबारा इस्तदात है कि उसको अदालत को देखना चाहिए ताकि आइंदा से ये काम रुक सके। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने तमानों का इस सेगमेंट से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वफाकी हुकूमत का वजारत कानून का इस पर मौक़िफ़ क्या है, वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिटेल्ड ऑर्डर आ गया, जिसे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया है। 7 सवाल पूछे गए हैं इस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर, और जो कुछ अदालत ने इसमें फरमाया है, जो लिखा गया है मौजूद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, देखा जा सकता है, और मैं बहसीत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के महसूस कर सकता हूँ कि अदालत ने खासी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है इस ऑर्डर को लिखते हुए। बहरहाल जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब का जो डिसेंटिंग नोट है उसकी भी बहुत अहमियत है। हुकूमत इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है, और इन 7 सवालों के जवाब तो यकीनी तौर पर हुकूमत को देने हैं, क्योंकि हुकूमती इदारों से ही इन जवाबात को मांगा गया है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है इस फैसले का, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी भी आज एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पे एतराज़ लगाया गया रजिस्ट्रार साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इससे रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा एक ही मामले के ऊपर दो दरखास्तें नहीं आ सकती। बहरहाल इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है वफाकी हुकूमत का, लॉ मिनिस्ट्री इस वाले से क्या सोचती है, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। पहले तो सर ये ऑर्डर आपने पढ़ा, फ्रॉम द आउटसेट आपका इंप्रेशन क्या है इस फैसले को पढ़ने के बाद एज लॉ मिनिस्टर? मुनीब देखिए, मामले की संगीनी को सामने रखते हुए और ये बात सामने रखते हुए कि जब कोर्ट ने एक क्लियर कट ऑर्डर करके स्टेट फंक्शनरीज को ये हुक्म जारी कर दिया और फिर एश्योरेंस भी ले ली, जो पार्टी वो रैली या सिट इन या व्हाटएवर हम उसे कहें वो करना चाह रही थी कि आप अपने आप को कन्फाइन करेंगे उन हदूद तक जो कि मुतय्यन कर दी गई हैं, यानी H9 सेक्टर और G9 सेक्टर के दरमियान जो जगह है जी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, आपको याद होगा आज से कोई महीना सवा पहले जब 27 या 28 मार्च को आई बिलीव JUIF और PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की दरखास्तें की थी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से, तो एक मामला 1843 में इसी अदालत के सामने आया था और अदालत ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप बैठे पार्टीज के साथ SOPs बनाएं और बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप जहां जहां पे जगह दी जाएगी उससे कोई हटेगा नहीं। और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने शिकायत भी की कि जो JUI के हैं एप्लीकेंट्स वो जहाँ पे जलसा रखना चाह रहे हैं उसके साथ कश्मीर हाईवे है और उसमें खलल पड़ेगा, कोर्ट ने कहा कि आप खलल नहीं डालेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी क्लियर कट ऑर्डर के बावजूद जिस ढिठाई के साथ सियासी जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ऑर्डर फ्लाउट किया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनके बयानात जो हैं वो उसी ऑर्डर का हिस्सा है जस्टिस याया अफरीदी साहब के डिसेंटिंग नोट में, मेरे ख्याल में रेस्ट्रेंट जरूर करना चाहिए। मैं तो खुद डेमोक्रेट हूँ,
I always respect fundamental rights and I have to respect as a citizen as well as a law minister of the federal government. लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कानून हाथ में लेंगे और इस हद तक आगे चले जाएंगे कि आप कोर्ट में दी हुई अंडरटेकिंग को और कोर्ट की दी हुई हदायत या गाइडलाइंस को या डायरेक्शंस को भी नहीं मानेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इस हद तक जो रेस्ट्रेंट है वो शायद पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को रास्ता देने के लिए और मुल्क में एक मजबूत जो है मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन वो मजबूत करने के लिए शायद ये इतनी मुनासिब अप्रोच ना हो। बाहर का कोर्ट का ऑर्डर है और इसे रिस्पेक्ट करना है। हमने गवर्नमेंट से कुछ सवालात पूछे गए हैं, ऑफ कोर्स उन सवालात के जवाबात जो हैं वो रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ने देने हैं। बतौर वकील जो मेरी राय थी वो मैंने आपके सामने रखी। जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो जब तक जाहिर है कैबिनेट या कैबिनेट सब कमेटी या जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो बैठ के इस ऑर्डर का जायजा लेके उस पर अपनी राय का इजहार नहीं करते, तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के तौर पे अंडर द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट में बात नहीं कर सकता। ठीक, तारिक साहब इसमें एक जगह अगर पैराग्राफ 10 में देखें थोड़ा या थोड़ा सा स्पेस हुकूमत के लिए आपकी नज़र में है, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने तारीफ फरमाया है कि इट मे बी रिइटरेटेड दैट व्हिल्स द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट मस्ट बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू परमिशन बाय द स्टेट। तो थोड़ा सा आपको लगता है कि स्पेस मिली है स्टेट को कि आप ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि कहाँ पर मुजाहरा हो सकता है, कितनी स्पेस दी जा सकती है? आपको लगता है थोड़ी स्पेस मिली है इससे एग्जीक्यूटिव को भी? मनीब वो तो देखें, वो तो 2018 वाले सुमो मोटो में भी जो रिफर किया गया जजमेंट में, उसमें भी इसी कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। ये तो वैसे ही हमारा कानून है ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, CRPC है और बहुत सारे कवानीन हैं। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इंतजाम व इंसराम संभाले हुए है, उन्होंने भी SOPs और गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ये अनक्वालिफाइड तो नहीं है ना राइट के आपने जलसा जुलूस करना है तो आप पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। स्टेट का ये राइट कि वो 144 इन्फोर्स करे, इम्पोजिशन ऑफ 144 अंडर CRPC इज राइट ऑफ द गवर्नमेंट। कि वो अगर समझे कि जो असेंबली है 5 से ज्यादा अशखास की वो मुफादे आमा में नहीं है तो वो 144 का नफाज कर सकती है। इसी तरह से वो जगह का तयन करना, आपको अगर ये कहे कि मैंने छुट्टी के टाइम के ऊपर स्कूलों वाली सड़क के ऊपर धरना देना है या स्कूल लगने वाले टाइम पे मैंने सड़क ब्लॉक करके जलसा करना है या बच्चियों के स्कूल के सामने मैंने एक जलसा करना है जिसमें बुलंद आवाज में म्यूजिक चलेगा, तो ये वो सिचुएशंस है ना जहाँ पे आप जाहिर है इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो एक छोटी छोटी मिसालें हैं। इससे आगे चलते हैं, शहर का अमन आमा जो है और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी स्टेट की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी उसे कानून के तहत ही सौंपी गई है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसीलिए जो प्रिंसिपल है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का कि हर इदारे ने अपने हदूद के अंदर रहकर अपनी ड्यूटीज जो है, अपने फंक्शंस जो हैं वो डिस्चार्ज करने हैं, वो इसीलिए है। और ये जो मामलात हैं कि जलसा जुलूस होगा, किस सूरत में होगा, पीसफुल है तो उसके लिए इजाजत दरकार है। इजाजत दरकार होने की सूरत में वेन्यू का जो इंतखाब है, ठीक है, वो पार्टी की ख्वाहिश के साथ साथ हुकूमत भी देखेगी कि क्या आया यहाँ पे मुमकिन है। आपको सियालकोट का वाकया याद होगा कि वहाँ पे जो मिशनरी इंस्टीट्यूशन है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उनकी ग्राउंड में जलसा अनाउंस कर दिया गया बगैर इजाजत लिए। इदारे ने उस पर एतराज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया था उन्हें, बिल्कुल ठीक, वहाँ से हटा दिया गया। तो अगर ये रियासत का या हुकूमत का ये इख्तियार भी खत्म हो जाए तो फिर तो लॉलेसनेस है। अच्छा ठीक, अच्छा सर मुझे ये भी बताइए कि आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं, ये जो भी बयानात आए आज हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया या उन्होंने वजाहत उसकी कर दी कि फ़ोर्स का मतलब उनकी जो यूथ फोर्स है उसको वो लेकर आएंगे। या चलें, इमरान खान साहब उससे पहले भी बातें करते रहे, लेकिन क्या सीरियसली फेडरल कैबिनेट, जारी बात है लॉ मिनिस्ट्री की इनपुट इसके अंदर बहुत वैल्यूएबल होगी, क्या आप कंसिडर कर रहे हैं किसी के खिलाफ मुकदमा करने पर? ये मैं गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहा था याद सादिक साहब से, ही इज़ ऑल्सो एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कि कोई ट्रीजन वगैरह के मुकदमात भी आप करना चाह रहे हैं या ये सिर्फ अभी सरफेस है, आप अभी यू आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स या डिस्कशन हो रही है अभी?
मुनीब, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का, उस सब कमेटी का, कैबिनेट सब कमेटी का रुकन हूँ जिसको ये मामला रेफर किया गया है और इनपुट मांगी गई है उससे, काबीना की तरफ से, तो मेरा ख्याल है इस पे अभी बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है मेरे लिए कि कल हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये डिस्कस करेंगे। मेरी एक अपनी राय है, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि मैं इन चीज़ों पे इस तरह से बिलीव नहीं करता कि जो स्टेट है उसको भी, हुकूमत को भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना होता है टाइम्स। हाँ, जब बात हद से बढ़ जाए और आपको समझ आए कि अब ये मुफादे आमा के खिलाफ हो रहा है, ये पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, शहरियों के जो हकूक हैं वो ट्रैम्पल हो रहे हैं, तो उस सूरत में हुकूमत को बिल्कुल स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। और जिस एक्सटेंट तक शहर का या इलाके का या मुल्क का या खित्ते का आप अमन आमा बहाल करने के लिए जिस हद तक फोर्स की जरूरत है वो भी इस्तेमाल करती है, इसीलिए कानून ने इजाजत दे रखी है। ठीक है, वो ज़ाब्ता फौजदारी हो या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो या उसके अलावा और बहुत से लॉज हैं, तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए कल डिस्कस करेंगे इस पे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देखिए सियासत जो है ना, मैं तो समझता हूँ सियासत जो है वो नाम ही गुफ्तो शनीद का, डायलॉग का, लॉजिक का, रीजन का है कि आप बातचीत से मामला हल करते हैं। ये मामला जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे हल होने चाहिए। इमरान खान साहब ने ये तय किया कि उन्होंने पार्लियामान छोड़ दी और बाहर जाके आप जत्थाबंदी करके पार्लियामान पे हमलावर होके उसको ताकत के बलबूते पे ये कहना चाहते हैं कि हम तो नहीं मानते कि हम अंदर बैठेंगे, लेकिन आपको भी नहीं बैठने देंगे और आप बाहर आए और आकर लड़े। आईने पाकिस्तान कहता है कि जो असेंबली की मुद्दत है वो 5 साल है। ठीक है, और हमने देखा 2 असेंबलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की, तब भी हुकूमत और अपोजिशन थी। अभी भी खान साहब के अपने लोग जो हैं वो इनसे इख्तलाफ कर गए, उन्होंने गो के शहबाज शरीफ साहब के अदम एतमाद में या उनको वजीर आज़म मुंतखब करने में वोट नहीं दिया, उन्होंने एब्सटेन किया, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते और वो सर ये फरमाइएगा, ये जो अगला अब इमरान खान साहब लाइकलीहुड है, क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, एतराज़ उस पर लग गया, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन आज के फैसले के बाद अगले लॉन्ग मार्च को जब इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं, इन ऑल लाइकलीहुड वो करना चाहते हैं और इरादा भी रखते हैं, तो आपको लगता है कि इसके बाद, इस फैसले के बाद बहसीयत लॉ मिनिस्टर आप समझते हैं थोड़ा मजबूत हुई है वफाकी हुकूमत या एग्जीक्यूटिव, या आपको लगता है हालात वही हैं, सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फैसला आ गया है, इसको इधर वे कोई भी साइड अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है? देखिए मुनीब, कोर्ट ने तो एक सिचुएशन थी, ए सिचुएशन जिससे कि गुजरे हैं हम लोग, कोर्ट ने अपने आप को उस हद तक रख के उसकी बाबत उन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया और कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं कि आप इस पे हमें रिपोर्ट फाइल करें और फिर हम सोचेंगे, देखेंगे फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि हम चेंबर में से एग्जामिन कर लेंगे। अदालत ने ये कहीं पे नहीं कहा कि जो इंतजामिया है यानी एग्जीक्यूटिव है वो अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल में यही इंसाफ है और यही आइन और कानून की मंशा है। अदालत जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं संभाल सकती, अदालत तो एक मुनासिब हद तक चीजों को हुक्म के जरिए रेगुलेट कर सकती है, लेकिन बाहर कैफ अदालत ये नहीं कह सकती कि हर सिचुएशन के लिए ये हुक्म जारी कर दिया गया है, अब चाहे कोई प्रोटेस्टर आए, जुलूस निकालें, वो रूट ब्रीच करें, वो चीज़ों को जलाएं, वो दुकानों का तोड़ फोड़ करें, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, वो पुलिस पर पथराव करें, तो उनके फंडामेंटल राइट्स के एहतराम में आपने घुटने टेक के रखने हैं। हुकूमत ने ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं, और अदालत ने भी ये नहीं कहा। और मैं इसी हवाले से जो पहले बात कर रहा था कि अच्छा किया अदालत ने रेस्ट्रेंट शो किया, लेकिन सेम टाइम एक बैलेंसिंग जो उसमें फैक्टर है वो भी नजर आता है कि कोर्ट को ये जहन में है बात, और होनी चाहिए भी, कि जो शहर का अमन है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके हकूक का और उनकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अदालत के लिए भी, क्योंकि वो आइन और कानून की बिल्कुल ठीक। अरे सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड आज लाहौर में एक एडिशनल सेशन जज साहब ने डायरेक्टली एफआईआर का ऑर्डर दिया है राना सनाउल्लाह साहब पे। आपकी नज़र से भी शायद वो, आपको पता है, आपने सारी उम्र प्रैक्टिस की है, वो ऑर्डर्स ऐसे बेतहाशा आपके नज़र से भी गुजरे हैं। टेक्निकली चले, मेरे पास इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम उसको बहुत टेक्निकली एनालाइज कर सकें, लेकिन ये एक सिचुएशन पैदा ज़रूर हुई है कि सिटिंग फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ एक एफआईआर का ऑर्डर हुआ है लाहौर की एक सेशन अदालत से। इसका इम्पैक्ट क्या है अब आपके नज़दीक? नहीं, देखिए राना साहब, तो उसमें एक नामजद शख्स है ना जो कि असूलन उनका इसलिए नहीं बनता कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, 1 नंबर 2 वो वफाकी हुकूमत के वजीर दाखिला हैं
और अमने आमा या अमनो अमान जो है वो सूबे का मसला है। लाहौर पुलिस जो रिपोर्ट करती है अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को और वजीर आला पंजाब को राना सनाउल्लाह साहब का उससे लेना देना नहीं है। जैसे एक सूबा है केपी, वहां पे राना सनाउल्लाह साहब का एक हुक्म नहीं माना गया। पंजाब में जो है कानून के मुताबिक वो ना हुक्म जारी करते हैं, ना कर सकते हैं, ना उनके हुक्म पे अमल दरामद हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। बाहर कैफ एक सच्चा झूठा जो भी दरखास्त दी गई, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास जो इख्तियार है वो सिर्फ इस हद तक डायरेक्शन देने का है कि वो डायरेक्ट करे SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, कि वो 154 CRPC में प्रोसीड करें। ये कहना कि FIR दर्ज करके लाएं या FIR दर्ज करो, ये कहीं पे नहीं लिखा, जो कि 22A की अगर आप एक दफा उसको पढ़े तो उसमें आपको नजर आता है। मोर ओवर अब तो कानून, मुनीब आखिरी बात करूंगा, कानून बदल चुका है, तशरीह हो गई है। इस तरह के वक़ूआत जिनकी बाबत पहले पुलिस ने कॉग्निजेंस ली हो थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वहां पे दूसरी FIR का अंदराज आप हुक्म नहीं जारी कर सकते, क्योंकि ये वायलेशन होगी, ये डेरोगेशन होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस 7 रुकनी बेंच के फैसले की जो सुगरा बीबी केस में 2018 में रिपोर्ट किया गया, और उस पर उन्होंने बड़ी सरहद के साथ ये बयान कर दिया कि ऐसी सूरत में दरखास्त पुलिस को भिजवा दी जाएगी और वो उसको उस वाक़े के एक वर्जन के तौर पे, यानी कि एक फर्क वर्जन के तौर पे रिकॉर्ड करेगी और दोनों वर्जन्स को इन्वेस्टिगेट करके जो मुनासिब रिपोर्ट है वो अदालत को दे देगी। तो इसलिए पर्चा FIR का वर्ड यूज करना, ये जानते हुए कि सुगरा बीबी की जो जजमेंट है 2018 की वो फील्ड में है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात जो हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं, तमाम हुकूमती अदारों पे ये फर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो अतात में जो उनके डायरेक्शंस हैं उनके मुताबिक एक्ट करें। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब आरर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर कानून। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। डिलिमिटेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन डिलिमिटेशन के हवाले से अनाउंसमेंट कर दी है। एतराज़ात हैं कुछ लोगों को, एक बैकग्राउंड है जो कि बहुत से लोग शायद भूल गए हैं कि ये सीट्स कम कैसे हुई, उस पर बात करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। हाँ, इंतखाबात की बहुत बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे अहम और यकनकाती एजेंडा यही है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और हुकूमत से भी उनकी डिमांड यही है। वहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि नई हल्का बंदियों का ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जो नशिस्तें पहले कौमी असम्बली की 342 थीं वो अब कम होकर 336 रह गई हैं और उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि कौमी असम्बली में जो जनरल नशिस्तें होंगी वो 266 होंगी, 267 जिन्हें कहते हैं, जबकि ख़वातीन की 60 नशिस्तें होंगी और तकरीबन जो 10 नशिस्तें हैं वो अक़लीती मेंबरान की होंगी। पंजाब में से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 141 होंगी, सिंध में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 61 होंगी, खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 45 होंगी, बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 16 होंगी, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3 सीट्स होंगी नेशनल असम्बली के अंदर। इस हवाले से कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एक तासुर ये आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर दिया है और उन्होंने सीटें कम कर दी हैं ज़्यादा, ये एक डिलिमिटेशन का जो सारा प्रोसेस है इसने ये सब कुछ ख़राब कर दिया है। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिलडैट के। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, ऐसे फरमाइए कि सर ये सबसे पहले तो एक तासुर ये पाया जाता है कि जी नई हल्का बंदियाँ हो गई और देखिए बड़ा जुल्म हो गया, सीटें कम हो गई हैं, वो फाटा की सीटें कम हो गई हैं, वो जब मर्जर हो गया वो सीटें कम हो गई, लेकिन बहुत से लोगों को इसका बैकग्राउंड नहीं पता। तो मैं ज़रा पहले आपसे चाहूँगा कि इसका इख्तिसार के साथ बैकग्राउंड बता दीजिए कि ये अब का नहीं है, पहले का है और कब हुआ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। चूँकि 2018 के मई में यह 25वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई थी, जिसके मुताबिक फाटा का मर्जर हो गया था खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और उसी वक्त ये फैसला हुआ था कि चूँकि फाटा की 12 सीट्स थी उस वक्त और वो 12 सीट्स उनकी आबादी की निस्बत से 2 गुना थी जितनी होनी चाहिए थी, यानी 6 होना चाहिए थी लेकिन 12 थी। तो उसकी मंतक ये थी कि चूँकि उनकी प्रोविंशियल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी
तो उनको फिर एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कौमी असम्बली में। ठीक। तो जब ये मर्जर हो गया तो उनकी सूबाई असम्बली के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिल गई उन्हें, तो उनकी फिर तादाद 12 से 6 कर दी गई। तो ये उसका बैकग्राउंड है। ये तो तकरीबन ये यूनानिमसली पास हो गया था कौमी असम्बली के अंदर उस वक्त, और फिर सेनेट के अंदर भी मई 2018 में। लेकिन उसका इतलाक होना था आने वाले इलेक्शन के लिए, यानी उस वक्त इस वक्त भी हमारी कौमी असम्बली की जो जनरल नशिस्तें हैं वो 272 ही है, और फाटा की 12 नशिस्तें ही हैं। लेकिन अगला जब इलेक्शन होगा तो फिर एक काम हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन इस तरह की नशिस्तों में कोई कमी बेशी कर सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को भी वैल्यूएट करते हैं और अब से नहीं कर रहे, बहुत अरसे से कर रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, इसके नतीजे में जो हर हल्का है कौमी असम्बली का, उसमें तकरीबन 7-7.5 लाख वोटर्स पर वो मुश्तमिल होगा। इससे क्या जमहूरी अमल या रिप्रेजेंटेशन जो है, या इवन जो वोटिंग पैटर्न्स हैं, कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान की जमहूरियत को, या आपको लगता है कि नहीं ये ज़रा काम डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा? देखें, 10% के करीब तो डिस्प्रपोर्शन होने की इजाज़त भी है वैसे भी लॉ में। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें 10% से भी ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है। और उसमें फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजूहात बयान की हैं कि इसमें वो कुछ कर नहीं सकते। ये वजूहात हैं और वो हर एक की जस्टिफिकेशन दी है। और ये चूँकि अभी इब्तदाई रिपोर्ट है तो 1 महीने का टाइम है, लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर एतराज़ात भी दायर कर सकते हैं। उसकी सुनवाई होगी, समाअत होगी, और फिर उसके मज़ीद 1 महीने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो लेकिन बहरहाल इस वक्त ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, और हमेशा ऐसे होता है, और हमारे यहाँ ही नहीं हर मुल्क में ऐसे होता है कि वहाँ पे तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बराबर नहीं हो पाती। ठीक है। कुछ वहाँ के अपने मारूजी ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे होते हैं। सर, ये ओवरऑल अगर जब जारी बात है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर वोटर्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ तो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ या वोटिंग की इरेगुलरिटीज़ ये तो बड़ी कॉमन है, और पिछले बहुत से इलेक्शंस के अंदर ऐसी बातों को मुद्दा बनाकर कहा गया कहीं धांधली हुई है जी, इंजीनियरिंग हुई है। जब किसी भी एक हलके के अंदर इतने वोट हो जाएंगे या इतने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे, इससे 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि क्या वोटिंग का अमल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा फॉर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या इसका मैकेनिज्म कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन बनाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुश्किल हो जाएंगी। मसलन ये है कि आपको पोलिंग स्टेशन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, उस पर ख़र्चा ज़्यादा आएगा, अमला ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स को फिर ज़्यादा लोगों के साथ रब्ता करना होगा, तो उनकी कैंपेन ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ वसर आ गई हैं, तो उनके ज़रिए से अब पार्टियों का ख़र्च ज़्यादा होता है और इंडिविजुअल उम्मीदवारों का ख़र्च निस्बतन उतना इजाफा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो टेक्नोलॉजी ने आके चीज़ों को किसी हद तक सहल बना दिया है। लेकिन ज़ाहिर है जब बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो उनके मसाइल तो होते हैं, लेकिन आप अपने इस हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में देख लें, वहाँ पे तो हमसे भी 1.5 गुना के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज़ ज़्यादा है जी। और जिन मुल्कों में मिसाल के तौर से अब सेनेट का इलेक्शन जहाँ डायरेक्टली होता है, मसलन अमेरिका में, वहाँ तो 30-40 लाख का सेनेट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो वहाँ पे सेनेटर्स को तो बहुत ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिन मुल्कों की आबादी ज़्यादा है फिर उनका मसाइल भी उसी निस्बत से ज़्यादा है। एक बदकिस्मत कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में रहा है, मैं उसे कॉन्सेप्ट कहूँ या प्रैक्टिस कहूँ, दोनों ही तरफ से लिया जा सकता है, लेकिन ये सियासी इंजीनियरिंग का जो मामला रहा है अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या आपको लगता है कि इससे जब इतने ज़्यादा वोटर बढ़ जाएंगे या बढ़ जाते हैं किसी भी हलके के अंदर, मैं पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा किसी एक हलके को, तो वहाँ क्वेश्चन जो सियासी इंजीनियरिंग का है वो रहता है या रिगार्डलेस वो रहेगा हमारे मुल्क के अंदर सियासी इंजीनियरिंग का, हल्का बड़ा हो या छोटा हो? हल्का बड़ा हो या छोटा हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज़ से यकीनन फ़र्क पड़ता है वो वोटर टर्नआउट है। अगर मसलन ये कि 70% के करीब या उससे ज़ायद लोग वोट डालने के लिए चले जाएं, तो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग
या मैनिपुलेशन के इम्कानात कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नताइज के बारे में धोखा देना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वोटर टर्नआउट कम हो, जैसे हमारे मुल्क में ट्रेडिशनली कोई 40-42% का एवरेज है, पिछली दफ़ा कुछ बढ़ गया 52% हो गया, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद छोटे बड़े हल्के से फ़र्क इतना नहीं पड़ता। जो मैनिपुलेट करने वाले हैं उनकी ताकत, उनका आज़म, उनका इरादा वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो नई हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई हैं, एक तो बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने एजुकेट भी किया हमारे व्यूअर्स को कि इस हवाले से 25वीं आइनी तरमीम 2018 में ही पास कर ली गई थी। बहरहाल एतराज़ात के लिए अब भी मौका है, जो लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। और इस हवाले से कि अगर कोई भी हल्का बड़ा हो गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी हमने जानने की कोशिश की। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।